आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2 जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे एनवायरनमेंट में वो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ मिलते हैं, इंक्लूडिंग बोथ द थिंग्स कि प्लांट्स और एनिमल्स हमने दोनों इंक्लूड कर दिया। तो कितने डिफरेंट टाइप्स में मिलते हैं हमको पता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बहुत बड़े से बड़े वेल्स से लेके छोटे से छोटे प्लांट तक बहुत डिफरेंटली दिखते हैं, उनका रहन सहन अलग है, वो फूड इनटेक डिफरेंटली करते हैं। तो वही डाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन, हम किस बेसिस पे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करेंगे, तो इस बारे में ये चैप्टर है, दैट इज डाइवर्सिटी। ओके, कमिंग फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर, तो डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, जैसे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी है कि मशरूम जो है वो डिफरेंटली ग्रो करते हैं इन रेनी सीजन, टाइगर्स जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ इधर डाइवर्सिटी हमको देखने मिल रहा है। नाउ कमिंग टू द एक्टिविटी, यू कैन गो टू द नियर बाई पार्क, आप चल के जा सकते हो। आपको क्या देखने मिल रहा है, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आपको देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाया हुआ है जिसमें एक स्टूडेंट को ग्रास, तुलसी प्लांट और हिबिस्कस प्लांट देखने मिल रहा है, जिन तीनों का जो साइज ऑफ द प्लांट है वो बहुत डिफरेंट है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं विद द प्लांट्स। तो प्लांट्स का साइज बहुत डिफरेंटली है इन दिस। नाउ यू कैन ऑल्सो गो टू द नियर बाई एरिया, कोई भी नियर बाई एरिया में आप लेक के अराउंड जा सकते हो, उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश मिलेंगे, उसमें जो एनिमल्स एल्गे मिलेगा, तो एक्वेटिक एनिमल्स आपको देखने मिलेंगे। सो फिश लिव इन वाटर एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग लिव ऑन द लैंड एज वेल एज इन वाटर। सो एनिमल्स कंज्यूम अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड एंड एग्जिबिट अ वेराइटी ऑफ मूवमेंट। तो वो मूवमेंट भी वैसे ही डिफरेंट टाइपली करेंगे जैसे वो डिफरेंट टाइप वो रह रहे हैं, राइट। सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो वेराइटी में जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हमको एक पर्टिकुलर रीजन में देखने मिलते हैं, सो दोज आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। So each member in the biodiversity of a region has different role to play। जैसे कि अगर हमने एग्जाम्पल ले लिया एक बायोडाइवर्सिटी का, तो जो ट्री होता है वो हमें पता है मेनली दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, दे प्रोवाइड अस फूड, शेड, तो ये सब प्रोवाइड करता है। तो वो एनिमल्स को भी फूड, शेड, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। उसके बदले में जो एनिमल्स है वो ट्री के फ्रूट खा के उस सीड्स को स्प्रेड कर रहे हैं। तो वो जो एनिमल्स और प्लांट है वो इंटरकनेक्टेड मतलब जो एनिमल्स नहीं होते तो प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर पाते, और प्लांट्स नहीं होते तो एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे इंटरकनेक्टेड एक दूसरे पे वो डिपेंड है। ओके, सो हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स, किस बेसिस पे हम प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुपिंग में रखेंगे। सो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर, एक तो प्लांट में जैसे ग्रास में फ्लावर्स नहीं होते, उसके बेसिस पे उसका स्टेम जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, सॉफ्ट फॉर्म ऑफ स्टेम है। ईटिंग हैबिट्स मतलब वो जो पर्टिकुलर एनिमल है वो क्या खा रहा है, वो नॉर्मली अगर नॉनवेज मतलब दूसरे एनिमल्स को खा रहा है कि अगर वो दूसरे प्लांट्स को खा रहा है। तो प्लेस दे लिव, कौन से प्लेस में वो रहते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, इस बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, जैसे हमने पहले भी देखा कि प्लांट्स का थिक स्टेम है, थिन स्टेम है, वो फ्लावर बियर करते हैं कि नहीं करते, उसके बेसिस पे हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया, क्लासिफाई किया। So the stems of different plants vary in thickness, height, hardness, while the leaves vary in shape, color, size and arrangement। तो जो stems है वो साइज में डिफर करेंगे, लीव्स जो है वो अरेंजमेंट में डिफर करेंगे, और डिटेल में हम लोग लीफ अरेंजमेंट भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। So you might have also learned in earlier classes that plant can be grouped into herbs, shrubs and trees। ये तो आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि प्लांट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। तो जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत छोटे काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं, जिनका हाइट भी ज़्यादा नहीं होता, उनके जो स्टेम्स होते हैं वो भी बहुत ग्रीन कलर के होते हैं। वेयर आर श्रब्स जो थोड़े हर्ब से बड़े होते हैं,
एंड दे हैव लिटिल बिट ऑफ टस्की स्टेम, मतलब थोड़ा सा उनके स्टेम्स जो है हार्ड होते हैं कंपेयर टू हर्ब। और जो अगर हम लोग आ गए ट्रीज पे, तो ट्रीज तो हमें पता है काफ़ी लंबे होते हैं साइज में, ऑल्सो देयर जो ट्रंक एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, दे कैन बी फ्रूट बियरिंग, फ्लावर बियरिंग। ओके, सो let us do a activity. So go in a nature's walk again for some more interesting observation. Also observe where the branches of the plant arise, where they arise close to the ground. तो इसके बेसिस पे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हर्ब्स के जो प्लांट्स, हर्ब के प्लांट्स हमें देखने मिल रहे हैं, उनके ब्रांचेस बहुत सॉइल से पास में है, या फिर वो जो श्रब के प्लांट है वो सॉइल के बहुत दूर है, उसका स्टेम की बहुत पास है, वहीं से न्यू ब्रांचेस जो है वो ग्रो हो रहे हैं। सो व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व ओवर हियर? सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द ट्री। सम प्लांट ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स, सो देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा इधर पास में ग्रो नहीं होगा, थोड़ा हायर अप जाके फिर ब्रांचेस जो है हमको ग्रो होने में देखने मिलेगा। सो ट्रीज डू हैव हार्ड बिग ब्रांचेस एंड दे आर वेरी टॉल, सो दीज आर कॉल्ड एज ट्रीज। तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज में ये आएंगे। गोइंग टू श्रब्स, तो सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज, तो बहुत ज्यादा टॉल नहीं है as trees. So these plant often have many brown woody stem. इनमें brown woody stem होंगे, but वो बहुत close to the ground branches जो है हमें grow होते हुए देखने मिलेगा. So these stems are hard but not thick as stem of tree. So these plants are called shrubs. Rose plant is a shrub. Example. Now herb, creepers and climbers. So some plants are typically small with soft and green stems. So these are known as herbs. जो herbs होते हैं बहुत छोटे plants होते हैं। Example उसका हो गया tomato plant is a herb. Also some plants with weak stem need support to climb and grow, and these are called as climbers. अब हमने देखा होगा मनी प्लांट, तो मनी प्लांट में आपको देखने मिलेगा, see over here you can see these are the herbs जो बहुत छोटे प्लांट होते हैं, these are the shrubs जो मीडियम फॉर्म में होते हैं, these are trees, these are creepers. creepers मतलब जो क्रीप करते हैं along the ground। जो मैं बात कर रही थी मनी प्लांट का, तो वो क्लाइंबर्स, जैसे कि उनको सपोर्ट चाहिए होता है टू क्लाइंब ऑन समथिंग सो दे कैन ग्रो। ओके, आफ्टर गिविंग सपोर्ट टू द क्रीपर्स दे कैन नॉट ग्रो अपवर्ड्स। सो क्लाइंबर्स जो होते हैं वो अपवर्ड ग्रो होते हैं, इसीलिए इन दोनों को डिफरेंट ग्रुप में रखा गया है। ओके, तो टॉकिंग अबाउट देयर कैरेक्टर्स, तो thin weak stem plants that climb up to the object given here, thin weak stem plant that creep along the ground, जैसे pumpkin यहाँ पे दिखाया गया है, and these are the main division. Okay, what is venation now? तो venation word हम mainly use करते हैं for the leaves. तो leaves are having different types of venation, यानी कि दो type of main हम पढ़ेंगे, that is रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है जो नॉर्मली लीव्स हमको देखने मिल रहा है आउटसाइड, नेट लाइक प्रोजेक्शन, जैसे आपको ये देखने मिल रहा है नेट वेन्स, सो दिस इज द रेटिकुलेट वेनेशन। जबकि पैरेलल, जैसे कि आपने देखा होगा बनाना के प्लांट को, तो पैरेलल उसमें देखने मिलेगा, इवन ग्रास में भी हमको पैरेलल वेनेशन जैसा देखने मिलेगा। These are the veins. तो वेनेशन हम वर्ड वेन्स के लिए यूज कर रहे हैं कि उनके वेन्स का अरेंजमेंट किस बेसिस पे है, तो हमने उस बेसिस पे प्लांट को डिवाइड किया हुआ है। सो कमिंग टू द रेटिकुलेट वेनेशन अगेन, सो एग्जाम्पल्स इसके आगे हिबिस्कस दैट हैज रेटिकुलेट वेनेशन, मिंट प्लांट उसका रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ओके, दे हैव अ मेनली नेट लाइक पैटर्न, whereas coming to the parallel venation, in some leaves you may observe that the vein run parallelly. Parallel यानी उनके lines जो आपको देखने मिल रहे हैं वो parallelly run कर रहे होंगे। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस पॉइंट में कि रेटिकुलेट और पैरेलल क्या है। पैरेलल आप उस चीज से याद रख सकते हो कि पैरेलली जो है वो लाइन रन कर रहे हैं,
जैसे बनाना भी मैंने बताया, या ये भी पैरेलल है, मिड रिब एक है बट उसके पैरेलल में ये जो मतलब जो वेन्स जा रहे हैं, सो दीज आर कॉल्ड पैरेलल वेनेशन. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. तो विजिट अ ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग. सो यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज. यूज अ खुरपी. खुरपी यूज करके वो प्लांट्स को निकाल के आप देखो, तो आपको क्या देखने मिलेगा कि जब अपने जो ग्रास वाला प्लांट है उसको बाहर निकाला तो आपको देखने मिलेगा रूट्स ऐसे फैले हुए हैं उसके, राइट. वेयर एज दूसरे कुछ प्लांट्स होंगे जिसमें एक सीधा सा रूट आपको देखने मिलेगा. सो दैट इज अबाउट द टैप रूट एंड द फाइब्रस रूट्स. यानी ये मेन 2 टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं. सो टैप रूट मीन्स इट इज हैविंग अ वन मेन रूट टैप, और उसके आजू बाजू छोटे छोटे रूट्स बने होते हैं. So this is how you differentiate tap root, whereas fibrous root मतलब कि fibrously वो पूरे जगह फैले होते हैं. So these are the fibrous roots. So as you can see here the tap root, so it is having a main root through which more roots are coming out. तो एक मेन रूट होगा, उसके आजू बाजू और रूट्स हमको देखने मिलेंगे. इसके एग्जाम्पल्स में आ गए हमारा जो कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आ गए. whereas hibiscus, this is also tap root. एंड कमिंग टू द फाइब्रस रूट, तो आपको देखने मिलेगा ग्रास, मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, सच एज दे आर द फाइब्रस रूट. तो ये देखिए फाइब्रस रूट्स यानी कि जो बहुत फैले हुए रूट्स होते हैं, एंड दे आर नॉट हैविंग अ सिंगल मेन रूट, दे आर ऑलवेज स्प्रेड आउट इनटू द डिफरेंट रूट्स. सो दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स. ओके, नाउ वी हैव लर्न्ड कि हमने देखा कि लीफ में वेनेशन होता है, रूट में जो होता है टाइप्स की, टैप रूट हो गया, फाइब्रस रूट हो गया. तो इनमें क्या रिलेशन है? अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? हम बोल सकते हैं कि जिनका टैप रूट होगा उनका यही वेनेशन होगा, कि अगर इन कोई लीफ का ये वेनेशन है तो ये फाइब्रस रूट ही होगा. तो यस, दे आर हैविंग इंटर रिलेशन बिटवीन देम. So सदाबहार plant has a tap root and its leaves have reticulate venation. तो आप देखो ये जो प्लांट है इसका टैप रूट प्रेजेंट है, और इसका जो वेनेशन आपको लीव्स में देखने मिलेगा दैट इज ऑलवेज रेटिक्यूलेट वेनेशन. तो हम बोल सकते हैं जिनका टैप रूट होता है उसका ऑलवेज रेटिक्यूलेट वेनेशन हमको देखने मिलेगा. वेयर एज अगर आप देखेंगे फाइब्रस रूट में, तो फाइब्रस रूट में आपको देखने मिलेगा पैरेलल टाइप ऑफ वेनेशन, यानी कि उनकी जो लीव्स है वो पैरेलली रन कर रहे होंगे. सो दैट इज द मेन relation between the tap root, the leaves and the fibrous roots and the leaf venation. So lemongrass on the other hand has fibrous roots and its leaves have parallel venation. उनका parallel venation होगा. Generally plant with reticulate venation has tap root while those with parallel venation has fibrous roots. तो ये दोनों में, ये बहुत important है, ये दोनों में ये main common relation है. Okay. सो रिलेशन बिटवीन अगेन, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइब्रस रूट आपको देखने मिलेगा, ये स्टेम पार्ट है, ये हेड पार्ट है, और ये दीज आर द लीफ पार्ट. तो वेराज यहाँ पे चिकपी चना अनदर एग्जांपल है टैप रूट रेटिकुलेट वेनेशन के साथ. वीट इज द एग्जांपल ऑफ प्लांट विद अ फाइब्रस रूट एंड द पैरेलल वेनेशन. जो ये चना का प्लांट है और ये एक वीट का प्लांट है, तो इन दोनों में आपको देखने मिल गया होगा. नाउ कमिंग टू द टाइप ऑफ सीड. तो सीड का मतलब कि कौन से टाइप ऑफ सीड है, उसमें मोनोकॉटलिडन है कि डाइकॉटलिडन है. तो हम लोग देखेंगे कि मोनोकॉट डाइकॉट का मतलब भी क्या होता है. तो सोक सम चिकपी मेज सीड इन अ वाटर, और कुछ टाइम बाद हम उसको निकालेंगे, यानी अगर 7-8 आवर्स तक सोक करके उसको निकालेंगे तो आपको देखने मिलेगा चिकपी है, इजीली आप ब्रेक करके 2 फॉर्म में आप कर सकते हो, लाइक दिस, राइट. Whereas जो कॉर्न हो गया या वीट हो गया उसको वो सिर्फ स्वेलअप हो जाएगा, उसको ब्रेक नहीं कर सकते 2 फॉर्म में. तो आप सिंपली समझ लीजिए जिसको हम ब्रेक कर सकते 2 फॉर्म में, दोज आर कॉल्ड डाइकॉट सीड्स. whereas the some seeds which cannot be broken down, those can be called as monocot seeds.
Now you can observe here the main relation between the three things. हमने सीड को रिलेट किया, हमने रूट को रिलेट किया, हमने लीव्स को रिलेट किया. सो हियर यू कैन सी जिनका फाइब्रस रूट है विथ पैरेलल वेनेशन, हमने देखा कि उनके सीड भी जो है वो मोनोकॉट होंगे. वेयर एज सम ऑफ द टैप रूट that have reticulate venation are having dicot seeds. तो ये तीनों में बहुत important relation है कि जो अगर fibrous root है तो उसका parallel venation and monocot seed, यहाँ पे tap root है तो reticulate venation with dicot seed. Now let's study about the structure of monocot and dicot seed. तो देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे जो डाइकॉट सीड है उसमें आपको ये स्मॉल स्प्राउट जैसा आपको देखने मिला होगा एंड दिस आर द पार्ट्स ऑफ दैट. वेयर एज मोनोकॉट सीड अगर आप देखेंगे तो उसी में सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे. सो प्लांट दैट हैव सीड विद टू कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स एंड मेज हैव अ सिंगल थिन कॉटिलेडन, सो दोज आर कॉल्ड मोनोकॉट्स. नाउ वी विल सी द रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन रूट एंड द सीड. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इसका टैप रूट है विथ रेटिकुलेट वेनेशन एंड दिस इज अ डाइकॉट प्लांट, वेयर एज हियर दिस इज द मोनोकॉट प्लांट विथ पैरेलल वेनेशन एंड द फाइब्रस रूट्स. हाउ टू ग्रुप एनिमल्स. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द एनिमल्स कि हम एनिमल्स को किस बेसिस पे ग्रुप कर सकते हैं. तो मेन ग्रुपिंग वी नो कि वो एनिमल्स जो है वाटर एनिमल्स है कि लैंड एनिमल्स है, दैट वी कैन डू इजीली. सो हाउ यू मे हैव ऑब्जर्व्ड इन अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर मूवमेंट के बेस पे, उनके न्यूट्रिएंट कंटेंट के बेस पे. सो नाउ वी विल सी लाइक हियर गिवन इन द टेक्स्ट बुक. So goat walks and jumps through the legs, whereas pigeon walks and flies with the legs and wings. So housefly walks and flies with the legs and wings. तो ये सारे relation है कि वो जो है legs और wings को use करके they are doing some movement. So movement in animals, which mean different animals have different types of movement. They can fly, swim, run, or do any other work. So additionally many animals differ from each other in shape, size, structure. There can be different structure, their shape, body shape, size. So some of this feature can also be used to group animal in various ways. Like plants, grouping of animal is important for understanding their diversity. So to understand their diversity we have to study their grouping, which is the classification. नो साइंटिस्ट हम बात करके हैं जानकी अमल के बारे में. was an Indian botanist decided to environmental work and help to document and preserve India's rich plant diversity. She played a key role in Save Silent Valley movement as the head of the Botanical Survey of India. So she initiated the program, documented the plant diversity in the India. Success story of the Silent Valley movement, which was real story, in which in the Palakkad district of Kerala, it is about preserving untouched beauty of moist evergreen forest. So now famous Silent Valley was saved by remarkable movement. So that forest was saved. There they were setting up different projects like hydroelectricity dam across the Kunipuza river persist for the 10 years. So after that they stopped that project and they wanted to save that valley. So plants and animals and their different surroundings. So you have also recorded movement of animals, like some animals where stay in water like fishes. So let us consider fish and goat as the example. The fish live in water, they have streamlined body, fins for movement in water. So goat live in a grassy area and move with the help of their legs. So goat live in grassy area, so they have different leg part, different parts of legs. So animals and plants found in different surroundings. So plants and animals, like here we can see the cactus plants. They are having thick fleshy stem. They can be only found mainly in the desert area. तो वो उनका थिक फ्लैशी स्टेम क्यों है?
क्योंकि उनको वाटर को सेव करना उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है उनकी बॉडी के अंदर, ताकि वो ऐसे सिचुएशन में भी ज़्यादातर सर्वाइव कर पाए जहाँ पे वाटर की कमी हो। इवन देयर जो लीफ फॉर्म है इट इज़ डेवलप्ड इनटू स्पाइंस, so there is no water loss, there is less and less amount of water loss in that particular area. So here there is a little water available in the desert. A hot desert is typically very hot during the summer area and very cold at the winter night, so therefore you will find plants and animals these areas can tolerate and survive that much amount of heat and cold. Even now talking about deodar tree in the mountain, they are having a conical type of shape. Why? Because mountain areas में बहुत ठंड होती है and there can be snowfall. तो snowfall होने की वजह से अगर normal plant होगा तो उसके ऊपर snow रह सकता है. Whereas if there is a plant has been conical shaped, तो जो snow है वो नीचे जा सकता है, it will slide off, it will not stay on the tree. So the fleshy stem of plant found in the desert can be store water. As I told, fleshy stem जो है वो store कर सकते हैं water को in desert area. Now coming to the type of diversity, here you can see two different types of camel living in different area. तो mountain is an extremely cold region, experience frequent snowfall, बहुत ज़्यादा snowfall हो सकता है mountain region में. तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कैमल लिविंग इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, वेयर यू कैन सी दे आर हैविंग टू hooves and here that is having a single hump. These are two humps and there is a single humps on in the leg part they are having hooves. तो you can see the structural difference. क्या देखने मिलेगा? तो डेजर्ट एरिया में जो कैमल है उनके जो लेग की हाइट है दे आर लॉन्गर compared to the camel living in the Ladakh area, their legs are shorter. They are having two humps so that they can use that during the winter season when they don't get food. Here they are having single hump ताकि उनके जो बॉडी में फैट स्टोर्ड है उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सके. Here you can see these are having this camel is having a hair on its body, तो विंटर में उसको प्रोटेक्टेड रह सकता है फ्रॉम वेरी एक्सट्रीम कोल्ड. Whereas here you cannot see any hair-like structure, but these camels cannot produce sweat also. तो उसमें उसकी वजह से water loss आपको देखने नहीं मिलेगा. Same thing. So camel of a hot desert have long legs, wide hooves. On the other hand, the height of the legs of camel in cold deserts are comparatively shorter. Shorter legs allow them to walk easily in mountain region. Here, shorter legs can allow them to walk easily in mountain region, whereas the longer legs can allow them to move easily in the sand area in the desert. So, camel found in cold desert have two humps each. These two humps shrink in the late winter because there is not much food available in the cold winter. So this is used in the form of food by those camels. So camel excrete very small amount of urine in the hot desert area because in that area we can see कि वो water की बहुत ज़्यादा कमी है, तो they don't need to lose water any much more. So this is the hot and cold area camel description. Now what are the plants living in different area you can see. So there is a rhododendron plant in different region. You can see in the different areas like plant with beautiful bright flowers, rhododendrons in the Shola forest of Nilgiris. So rhododendrons are the shorter height and have smaller leaves in normal situation, whereas you can see in the mountain area they are having little longer branches compared to these plants living in normal area. So now we will study what is adaptation and habitat. So plants and animals living in a particular region have special features to make them survive in that area. Like as I told you, as I discussed about the camel, they are having hump to live in the desert area. Cactus के पास fleshy stem है to survive in that desert area. Now the place where plants and animals live is called their habitat. किस एरिया में रह रहे हैं? डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं, बहुत ठंड में रह रहे हैं,
बहुत कोल्ड एरिया में, एक्सट्रीम कोल्ड और नॉर्मल कोल्ड, so that is called as their habitat. So here we will see Noah scientist. Salim Ali travelled across India to observe diversity in birds. He prepared a list of birds, documented them, he observed them, he loved those birds. So he recorded the region with high diversity of birds, took measure to conserve this region. Keliodio National Park, Bharatpur, Rajasthan, Rangnathu Bird Sanctuary in Madhya Pradesh and Karnataka are the example of the region he preserved. He wrote many landmark area series books about these birds. Subcontinent, he is referred to as a birdman of India and he was awarded by Padma Vibhushan in 1976. So now we will study about the different habitat, like plants, animals that live in land are said to be a terrestrial habitat, whereas the animals or plants living in the water are called as aquatic habitat. There are many different types of habitat, but in your class we will be learning about this. So damage to habitat of plants and animals can result in loss for their home, so which is very bad. They need to be conserved, they should not be disturbed, they are living in a very सस्टेनेबल मैनर कि वो इकोसिस्टम को वो प्रिजर्व करके रखते हैं, बट वी शुड नॉट डू एनी सच थिंग्स ताकि हम वो इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करें. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट, लाइक वी कैन सी वाटर हैबिटेट, लैंड हैबिटेट, द ग्रास लैंड हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया. So these are the habitat. Aquatic में भी we can see sea water, ocean water. So these are the different types of habitat. So we will see cheetah reintroduction project. So the population of Bengal tiger, cheetah, great Indian bustard, so was decreasing a lot, because of which a government of India initiated several projects to conserve our biodiversity. It was initiated in 1973 to protect the declining population. So again it was reintroduced in 2022 to restore the population of cheetah. Similarly, habitat of great Indian bustard has been declined. So this is the Bengal tiger, cheetah and the great Indian bustard, which is a bird. They are mainly seen in Gujarat, Rajasthan and Maharashtra area. So traditionally protected forest, like we can see, so these are the grooves, undisturbed patches of forest. These size may vary from quite small to very large. You can see the sacred grooves. These are the protected by local community and no one can allow to harm any plants, animals, cut those trees. वो ट्री को कट भी नहीं कर सकते जो उस एरिया में है. सो दिस वे sacred grooves are a community protected treasure of biodiversity. Even find out some sacred grooves in your region. You must protect biodiversity in those area. So coming to the end of the chapter, I hope you understand this chapter very clearly. और इस चैनल पे बने रहना. Again more videos will be coming from class 6th, 7th and 8th. Thank you.